हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को हम लगा रहे हैं, जिसमें यूनिट 5 आज हमारी लग रही है। और यूनिट 5 में भी आज हम वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर की बात की जाएगी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट एवं आपके अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो है बात यहाँ पर करने वाली है। तो पिछली वीडियो में हमने आपके लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा बात की थी। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपके उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तदुपरांत फिर हम जो है अधीनस्थ न्यायालय की बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा आता है, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जहां पर संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में आप कहेंगे संघ की जो है न्यायपालिका का उल्लेख जो है मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन की गई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह करता है भारत का राष्ट्रपति। एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट है कि हमारा, जैसे कि बता रहा हूं कि इसमें आपका जो यूनिट वाइज प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है हमारी, सिर्फ आपको यूपीएससी नेट ऐप पर ही देखने को मिलेगी। इस पर प्रॉपर सारी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती है, केवल ऐप पर मिलती है। तो ऐप पर जाना है, उस कोर्स को आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको हमें कॉल कर लेना है, तो आपको हम बता देंगे, जितनी भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर कर देंगे। बाकी के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है आपकी, वहां से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन सी यहाँ पर अर्हता होनी चाहिए, मतलब कि एलिजिबिलिटी कौन सी होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बनने के लिए? तो आप कहेंगे किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं भाई, 5 वर्ष तक की तो यहाँ पर बात नहीं की गई है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी आपकी नहीं है। एक पारंगत विधि वेत्ता हो, ये भी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आप कहेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? इनमें से कोई भी नहीं है। आप कहेंगे इनमें से डी ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या अगर करना हो तो मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय होता है, याद रखिएगा। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करना हो तो यह शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास यह शक्ति होती है। किसके पास? संसद के पास यह शक्ति होती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वह वृद्धि कर सके। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श करते हैं? तो राष्ट्रपति अगर मान लो नियुक्ति कर रहे हैं और तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति कर रहे हैं तो वह किससे परामर्श लेते हैं? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करते हैं? परामर्श लेते हैं कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन किसकी कब की जाए। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भाई जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन रहेगा सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है ना। कार्यवाहक अगर न्यायाधीश की बात करें तो राष्ट्रपति करता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आए तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको जो है फंसा देते हैं और एग्जाम के लिए आपको जो है नीचे ला देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान जरूर आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है लेकिन कब? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है लेकिन कब की जाती है? आप कहेंगे न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम अगर नहीं होता है तब जो है क्या की जाती है? तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, याद रखेगा। अगर न्यायाधीशों का किसी न्यायालय में सत्र चल रहा है और कोरम पूर्ण नहीं हो पा रहा है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके पद से अगर हटाना है तो प्रमाणित किन आधारों पर ही हटा सकते हैं? आप कहेंगे एक तो कदाचार के आधार पर, दूसरे असमर्थता के आधार पर, ये दोनों ही आधार होंगे तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर दोनों सही होंगे। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार एवं असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद जो है किस तरह महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित कर सकती है? तो किस तरह करेगी? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। असमर्थता और कदाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी दिशा में नहीं हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो यह पदच्युत का आदेश जो है राष्ट्रपति जारी करता है। जैसे ही संसद में क्या होता है, आपके महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी समय कहता है भाई अपने पद से भाई पदच्युत है ना, शपथ अपथ जो भी है त्यागपत्र जो है सौंप दो जल्दी से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका न्यायाधीश होता है इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि 65 ईयर्स तक जो है कार्य करता है, ना कि 56, 58, 60, ये तो कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। आप कहेंगे संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भी हटाए जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है जब राष्ट्रपति का मन किया और हटा दिया, भाई वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, कोई आम आदमी नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। अगर उनकी जब सेवा से पूरी हो जाती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहाँ कर सकते हैं? आप कहेंगे किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। कहाँ पर? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सेवा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह वकालत पर सेवानिवृत्ति के बाद कहीं नहीं कर पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो वृद्धि करने का अधिकार होता है वह संसद के पास होता है कि वह उसके अधिकार को कहां तक जो है बढ़ा सकता है। न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत अगर हो जाता है तो उसे असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा न्यायालय, मतलब खुद ही न्यायालय ने कोई आदेश या कानून पारित करवा दिया, मान लो आदेश दे दिया, लेकिन आदेश देने के बाद भी न्यायिक पुनर्लोकन का एक विषय होता है जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायालय हो गया, खुद ही कह सकता है कि भाई ये संवैधानिक हो गया है, इसे मैं वापस भी लेता हूं या इसको पुनः संशोधन करते। तो ये न्यायिक पुनर्लोकन का विषय होता है, याद रखेगा। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, रखना है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऐसा नहीं है कि इसमें हाईकोर्ट चाहे अधीनस्थ न्यायालय चाहे, नहीं भाई नहीं नहीं। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो प्रयोग है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उन्हें प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता में भारत सरकार या तथा एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो यह आपके आरंभिक उच्च अधिकारता में आते हैं, ठीक है। संसद के किसी सदन में या उच्च विधानमंडल में चुनाव विवाद, नहीं ये नहीं आता है। भारत सरकार अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विवाद, नहीं ये भी नहीं आता है। दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद, हाँ ये भी आता है। तो ये पहला और चौथा ऐसा है जो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता में आता है। तो आप कहेंगे यहाँ सी वाला सही जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी दात्री बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, आप कहेंगे अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत जो होता है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी ले सकता है। मानना या ना मानना बाध्यकारी नहीं होता है। परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न पर या जनता के विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाता है। कहां भेजा जाएगा? आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा जो है भेजा जाता है, राष्ट्रपति सलाह जो है मांग सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तब जब वह परामर्श के लिए कहता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं कर रहा, उसका सुप्रीम कोर्ट के मामला है, मन कर रहा है तो उसने राष्ट्रपति को सलाह दे दी, ऐसे परामर्श नहीं देता है। जब राष्ट्रपति खुद परामर्श मांगते हैं तब वह परामर्श देता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे परामर्श नहीं देता है। भाई सुप्रीम कोर्ट है, हल्के में नहीं लेना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में
सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भाई तो बात की जा रही है कि भारतीय संविधान का ऐसे एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल कहेंगे आप 134 का क्लोज ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 पढ़ना होता है, तब क्या होगा, यह संवैधानिक के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। परमादेश, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो परमादेश होता है किसी अधिकारी को जो सरकारी आदेश निभाने के लिए होता है, उसे परमादेश के द्वारा जो है आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरे 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 ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी चलिए एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन आता है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात जो है केशवानंद भारती बाद में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को संसद के मूल अधिकार में तो शक्ति प्राप्त है संशोधन की, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन जो है नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, और ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन याद कर लो। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय का समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में होगा, ऐसा कौन सा आपका कानून है, तो आप कहेंगे ऐसा कानून को हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 के तहत कहते हैं कि समस्त कार्य उच्चतम न्यायालय की अंग्रेजी भाषा में होंगे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब कि PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो PN भगवती। PN भगवती जो है लोकहित मुकदमा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, PYQ है, देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र में आती है। केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो यह शक्ति जो है किस अधिकार क्षेत्र में बात की गई है, आप कहेंगे मूल क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में आती है। किसमें, मूल क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में आती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। अगर आप एनजीटी से संबंधित है, विवाद है, और अगर आप व्यथित हैं, निर्णय से आप कोई संतुष्ट नहीं है, तो आप कितने दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, आप कहेंगे 90 दिन के, मतलब 3 महीने के भीतर अपील जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। क्या सोचना है, टिक लगा दो सीधा। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 28 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है किया गया था। PIL क्या है, PIL किसे कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को PIL कहते हैं, ध्यान रखना PIL कहते हैं, जिसमें PN भगवती की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ओके चलिए, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है आपका उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। इस चैप्टर के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको पढ़ लेंगे, और हाई कोर्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं सीधे सीधे, तो इसको जरूर देख लेना है। थोड़ा सा ये बड़ा वाला चैप्टर रहेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, कई सारे MCQ रहेंगे, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे से कवर जो है कर लेना है। जैसे बात किया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा कब इंदौर एवं ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना जो है की गई थी। क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है, पहले ही क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अधिसूचना कब जारी की थी, जब इंदौर और ग्वालियर में दोनों जगह उच्चतम न्यायालय की स्थायी पीठें घोषित की गई। देखो अभी जबलपुर में क्या है, अगर बात किया है MP के हाई कोर्ट की, तो आपके कहां पर है, मुख्यालय जबलपुर में है, इसकी मेन पीठ कहां पर है, जबलपुर में है। लेकिन इसकी 2 शाखाएं और बनाई गई स्थायी के रूप में, एक आपकी बनाई गई थी इंदौर, ध्यान रखिएगा, और दूसरी आपकी शाखा बनाई गई थी ग्वालियर। लेकिन अभी तीसरी शाखा भी प्रस्तावित है, कहां प्रस्तावित है, आप कहेंगे भोपाल में प्रस्तावित है ना, भोपाल में प्रस्तावित, बनी नहीं है। स्थायी पीठें जो है आपकी इंदौर ग्वालियर में 28 नवंबर 1968 को बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है। MP हाई कोर्ट की कही जा रही है पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है, आप कहेंगे न्यायमूर्ति सरोजनी सक्सेना है। क्या है, न्यायमूर्ति सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की जो स्वीकृति पदों की संख्या है वो कितनी है, तो जजों की स्वीकृति पदों की संख्या उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश में आप कहेंगे 53 है, याद रखिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ कहां पर है, अस्थायी पीठ की बात की गई, देखो आप, है ना, अस्थायी पीठ की बात ये कहां पर है, आप कहेंगे, ये क्वेश्चन में तो गलत हो गया भाई, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ कहां पर है, तो इंदौर में तो आपकी स्थायी है, जबलपुर में मेन पीठ है, अस्थायी पीठ तो कहीं नहीं है।
नॉर्मली अगर वैसे देखा जाए कि अस्थायी पीठ कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां है, जबलपुर में है, तो अगर अस्थायी उस तरीके से देखा जाए तो आप कहेंगे इंदौर है। लेकिन ध्यान रखना है, इंदौर और ग्वालियर जो है आपकी स्थायी पीठों के अंतर्गत जो है आते हैं। अभी भोपाल में जो है प्रस्तावित है, याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ है कहां नहीं है, कहां नहीं है बात की जा रही है। तो देखो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जो है रतलाम में नहीं है, जबकि ग्वालियर एवं इंदौर में दोनों ही जगह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ है। तो यहां पर आपका इंदौर तो नहीं आना चाहिए है ना, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं है कोई भी, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, जब भोपाल बन जाएगा तब हम कह सकते हैं कि भोपाल में प्रस्तावित है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की संरचना एवं नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है उनमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति को किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय के लिए सबसे अच्छी योग्यता इन चारों में जो दिख रही है, भारत का कम से कम नागरिक तो उसको होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वेतन विशेषाधिकार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वेतन और विशेषाधिकार का जो निर्धारण है वो संसद करती है, ना कि विधानमंडल या राष्ट्रपति करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं कार्यभार राष्ट्र न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी क्वेश्चन की बात की जाएगी। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? आप कहेंगे आर्टिकल 223। अनुच्छेद 223 आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का आधार कौन से हैं? तो न्यायाधीशों को हटाने का आधार संविधान में दुर्व्यवहार एवं अक्षमता है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तो कदाचार और असमर्थता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार दुर्व्यवहार एवं अक्षमता मानी गई है। यहां पर आपका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? आप कहेंगे 224 आर्टिकल क्लोज ए के तहत कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो आपका ऑप्शन रहेगा संविधान के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 223 के अंतर्गत की जाती है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में क्वेश्चन आता है। उच्च न्यायालय को किस प्रकार का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं? भाई हाई कोर्ट को किस प्रकार का क्षेत्राधिकार शक्ति प्राप्त है? आप कहेंगे मूल अधिकार बिल्कुल प्राप्त है, रिट संबंधी अधिकार भी प्राप्त है, अपील, तो तीनों ही शक्ति प्राप्त है, तो डी वाले पर आएंगे, सभी शक्तियां जो है आपके हाईकोर्ट को जो है प्राप्त होती है। मूल क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ होता है? तो प्रथम सुनवाई जिसे कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मानी जाती है। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार एवं विधि अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? तो ऐसे कौन से आपके अनुच्छेद है जिसमें रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 5 प्रकार की रिटों को जारी कर सकता है। कितनी? 5 प्रकार की रिटें उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का प्रथम अधिकार क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के अगर विरुद्ध अपील सुनना हो तो उसे किस अधिकार के तहत माना जाएगा? आप कहेंगे अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। किसमें? अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा? मतलब उसकी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। जैसे इस तरह सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसी तरह हाईकोर्ट के भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अभिलेख होते हैं, वह किस आपके आर्टिकल के तहत आते हैं? आप कहेंगे अनुच्छेद 215 के तहत रिकॉर्ड जो है रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संबंधित थे। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप कहेंगे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन से व्यक्ति थे? आप कहेंगे न्यायमूर्ति एन.डी. ओझा। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश एन.डी. ओझा थे। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है बात की जा रही है? तो आप चलित न्यायालय मानस पुत्र की बात किया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है मानस पुत्र के रूप में जो है माना जाता है। यहाँ ऑप्शन जो है सी वाला आपका करेक्ट है। जिला न्यायालय के कुछ क्वेश्चनों पे बात की जाए, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? भाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश जो शब्द है संविधान के किस आर्टिकल में आता है? आप कौन सा आर्टिकल कहेंगे? आप कहेंगे आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में जिला न्यायालय न्यायाधीश का शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भाई जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल के द्वारा जो है आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके ही की जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा जिला न्यायाधीश होता है। कौन होता है? न्यायिक सबसे बड़ा अधिकारी न्यायाधीश होता है। ग्राम न्यायालय एवं उपभोक्ता अदालत की बात की जाए, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया? ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात की जाए वर्ष 2008 में पारित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बात की जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध में किस अपील की जा सकती है? कहां पर अपील की जा सकती है? ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाना हो, आप कहेंगे जिला न्यायाधीश के पास। उच्च न्यायालय नहीं जा सकते डायरेक्ट, पहले जिला न्यायाधीश के पास जाओगे, वहां पर अपील करोगे, तब होगी, ध्यान रखना है। उपभोक्ता न्यायालय कितने स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाती है? भाई उपभोक्ता न्यायालय कितने स्तरीय प्रणाली में स्थापित किए जाते हैं? आप कहेंगे 3 स्तरीय प्रणाली में उपभोक्ता न्यायालय को स्थापित किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पेमेंट के अनुसार भी, रुपए के अनुसार इसको जो है बढ़ा हुआ माना जाता है। परिवार एवं बाल किशोर न्यायालय की बात की जाए, परिवार न्यायालय अधिनियम कब बना था? परिवार न्यायालय जो अधिनियम है वर्ष 1984 बना था, 1984 में। परिवार न्यायालय किस प्रकार के विवादों को सुनता है? तो नाम में छुपा हुआ है, परिवार से संबंधित है ना। परिवार न्यायालय विवाह से, तलाक से और गुजारा भत्ता इत्यादि सुना जाता है। आप कहेंगे सभी मामले परिवार न्यायालय में सुने जाते हैं। किशोर न्यायालय बोर्ड के द्वारा कितने वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाती है? तो आप कहेंगे 18 वर्ष तक के किशोर बच्चों की सुनवाई को जो है किशोर न्यायालय बोर्ड में सुनवाई जो है की जाती है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात की जाए, यहाँ थोड़ा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे बात की जाए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का जैसे ही ऑप्शन आ जाए आप कहेंगे भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो मध्य प्रदेश में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना की स्वीकृति की बात की जाए 23 मार्च 1994 को स्वीकृति जो है प्राप्त की गई थी। मध्य प्रदेश अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात की जा रही है, जबलपुर में की गई है। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के प्रथम निदेशक कौन थे? मध्य प्रदेश में जो राज्य न्यायिक अकादमी है उसके प्रथम निदेशक की बात की जा रही है तो पी.के. श्रीवास्तव थे। कौन थे? पी.के. श्रीवास्तव की बात की जाए तो राज्य न्यायिक अकादमी के प्रथम निदेशक थे। मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक न्यायालय हैं। कैसे न्यायालय हैं? मध्य प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय हैं। जैसे मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भाई मध्य प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है? क्या कहेंगे? इंदौर में स्थित है औद्योगिक न्यायालय, याद रखिएगा, है ना, इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश औद्योगिक अधिनियम 1996 की किस धारा के अंतर्गत औद्योगिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं? भाई मध्य प्रदेश में औद्योगिक अधिनियम 1996 की धारा कौन सी है? तो आप कहेंगे धारा 9 के अंतर्गत जो है औद्योगिक न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है की गई है। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? एक ऐसी याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। आप कहेंगे उत्प्रेषण होती है। उत्प्रेषण जो रेट होती है वह आपके न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने से संबंधित होती है। नेक्स्ट आता है, कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? एक ऐसा भी आर्टिकल है जो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। आप कहेंगे अनुच्छेद 233 से लेकर 237 है। आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक जो है आपके अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन नहीं आता है? सत्र न्यायालय बिल्कुल आता है, मुंसिफ न्यायालय भी आते हैं, जिला न्यायालय भी आते हैं, जबकि राजस्व मंडल की बात किया तो आपके अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आती है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया? कानूनी सेवा प्राधिकरण की बात किया है वर्ष 1995 में इसको लागू किया गया था। एक क्वेश्चन भी थोड़ा आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आता है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के उल्लेख की बात किया है संविधान के भाग 6 में मिलता है। भाग किसमें मिलता है? भाग 6 में मिलता है, याद रखिएगा, है ना। रोमन नंबर भी याद रखने चलिएगा, पेपर में वैसे रोमन नंबर ही आते हैं। पूर्व परीक्षाओं में पीवाईक्यू देख लेते हैं जो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो आप कहेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो आयु सीमा है वो 62 वर्ष 62 ईयर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? तो इनमें से ऐसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। आप कहेंगे न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक तो रहे हैं, न्यायमूर्ति आर.बी. रविंद्रन भी रहे हैं, इसके बाद न्यायमूर्ति एस.के. ओझा नहीं रहे हैं और न्यायमूर्ति ए.के. माथुर रहे हैं। तो एस.के. ओझा जो है आपके नहीं रहे हैं। नेक्स्ट आता है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्र विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो ऐसा कौन सा मामला सामने आया था जिसमें आर्टिकल 21 में शिक्षा के क्षेत्र को अधिकार को बढ़ा दिया गया था? आप कहेंगे उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कैसे माना जाता है? आप कहेंगे भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है।
भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किस तिथि को हुआ था? भाई उच्चतम न्यायालय की बात यार है ना? तो उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन आपके किससे संबंधित थे? आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके जो हैं भाई किसमें थे? आपके सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित क्वेश्चनों की हमने यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और इसी में एक और हमारा चैप्टर आएगा मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो 2 चैप्टर हमारे पॉलिटी में और बचे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जैसे कि हमने बताया जितने भी लोग ऐप पर देख रहे हैं तो उनके लिए अपडेट नहीं है, जितने भी लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी नेट, और इस ऐप पर जाने के बाद आपको एक कोर्स मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जैसे पीपीएस भी कहते हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? यूनिट वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। सभी एमसीक्यू विद करंट अफेयर्स, क्या रखेगा, यूनिट वाइज एमसीक्यू विद करंट अफेयर्स के आपको यहाँ पर लगाने को मिल जाते हैं। आप एक बार ज्वाइन करके एक बार देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे लाख 2 लाख रुपए मांग रहा हूं, बहुत चीपेस्ट प्राइस में कोर्स है। आप इसको एक बार जाके चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है यूपीएससी नेट का, या प्ले स्टोर पे आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना? तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।